हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रादर्श प्रश्न पत्र एक रसायन शास्त्र जिसका कोड है 202 के एक मॉडल आंसर को अपन देखेंगे। इंस्ट्रक्शंस वही हैं, ये जो आपको पहले प्रश्न पत्र में बताए गए हैं और जो आपके बोर्ड के अनुसार निर्धारित हैं वो ही इसके इंस्ट्रक्शंस है। इसमें अब अपन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक, जल के साथ फेंटी गई अंडे की सफेदी किस प्रकार का कोलाइड है? तो इसमें सिर्फ आपको क्या बताना है? पायस, इमल्शंस। और इमल्शंस आपको मालूम है कितने प्रकार के होते हैं? ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो आपको सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखना है पायस या फिर इमल्शन। ठीक है। तो इसको जब अंडे को फेंटते हैं जल में तो ये एक पायस बनता है, लिक्विड और लिक्विड का। इसके बाद चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक दो में। प्रश्न क्रमांक दो में एथॉक्सी बेंजीन की संरचना बताइए। इथॉक्सी बेंजीन की संरचना, तो इथॉक्सी ग्रुप क्या होता है? C2H5O और बेंजीन C6H5। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस तरफ कार्बन की संख्या कम है उसके साथ ऑक्सीजन जाता है और वो क्या बनाता है? इथॉक्सी। ये कौन सा ग्रुप है? दो कार्बन के बीच में जब ऑक्सीजन आ जाता है तो उसको बोलते हैं ईथर। यस बच्चों, ये आपने सही बताया। तो ये एक बहुत सिंपल सा संरचना है। एक नंबर इसमें देखो दिया गया है। इसके बाद चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक तीन में। प्रश्न क्रमांक तीन में जाएंगे तो इसमें लिखा है डाइक्लोरोमीथेन के आंखों के सीधे संपर्क में आने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह एक हैलोजन का जो पहला यूनिट है उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो आंखों का कॉर्निया संक्रमित हो जाता है। जो आंखों में कॉर्निया होता है, बायोलॉजी वाले आप हैं तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं ये संक्रमित हो सकता है किससे? डाइक्लोरोमीथेन। इसका फॉर्मूला मालूम है ना बच्चों? CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। प्रश्न क्रमांक चार में आते हैं, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो देखो इसने कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है। ये यहाँ पे साधारण भाषा में क्या पूछ सकता था? रक्त के थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? पर उसने ऐसा नहीं पूछा, थक्का बनना नहीं पूछा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को इस शब्द का अर्थ मालूम है या नहीं। उसने कितना अच्छा वर्ड यूज किया, स्कंदन। और स्कंदन कौन से यूनिट में आता है? कोलाइडी सॉल्यूशन। जो अपन देखते हैं ना सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, उसके अंतर्गत एक कोलाइडल सब टॉपिक है। उसमें इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं कोआगुलेशन। तो इसका विटामिन के। तो देखो आप लोग क्या करना, कौन सा विटामिन बोला है तो उसको अपन ने पहले लिखा है और इसको हाईलाइट करना क्योंकि नंबर इस पे है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दूर और साफ सुथरा लिखना है जिससे कि एग्जामिनर को, परीक्षक को आपके उत्तर पुस्तिका जांचने में तकलीफ ना हो, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाए। चलिए प्रश्न क्रमांक पांच पे चलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक पांच में आइए। तो इसने लिखा है सिनेमेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन को घुमा दिया। सिनेमेल्डिहाइड उसने कैसा लिखा है? जो कमर्शियल नेम है उसको यहाँ पे लिखा है उसने। तो ये बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा क्योंकि डायरेक्ट सिनेमेल्डिहाइड पूछ लिया है। पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया और ये ईन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे है तो ये नंबर वन हो गया, ये नंबर टू हो गया, ये नंबर थ्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे? थ्री फेनिल, और टू और थ्री के बीच में डबल बॉन्ड है तो टू इन प्रोपेनल, वन
3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 फेनिल, ये नंबर 3 फेनिल 2 इन प्रोपेनल। क्लियर है बच्चों? अब कोई बच्चा ये बता सकता है कि ये अपन ने कहाँ पढ़ा था? तो आपको ध्यान आएगा कि जब अपन बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल की रिएक्शन पढ़े थे तो उसमें ये काम आता है, और इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन में जब आप देखेंगे तो इस तरह का ये मिलेगा। ठीक है, इसकी जगह एक सिनेमिक अम्ल भी आप याद रखना, वहीं पे आपको दिख जाएगा। चलिए, ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जिनके क्रमांक 1 थे। इसमें सिर्फ ये वाला एक थोड़ा सा टफ था, जिस बच्चे को ये याद होगा उसी से ये बन जाएगा। चलिए, अब 2 नंबर में आते हैं। अगेन प्रश्न क्रमांक 6। अब 2 नंबर वाले प्रश्न देखो स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे बच्चों। निम्नलिखित को बढ़ती क्षारीयता के क्रम में लिखिए। इथेनामीन, ये है ट्राई इथाइल अमीन, ये एनिलीन, और ये डाई एथिल अमीन। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो बेंजीन न्यूक्लियस होता है ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर के, वो किसी को देने में मुश्किल होती है, अतः ये सबसे कम क्षारीयता वाला होगा। तो इसको पहले लिख दो। और मैंने फिर ये बताया था कि द्रव अवस्था में जब आप देखेंगे तो जो सेकेंडरी होता है, ये देखो NH लगा है इसमें, ये सेकेंडरी अमीन है। तो जो सेकेंडरी अमीन होता है वो सबसे ज्यादा प्रबल क्षारी होता है। तो ये 2 आपको तो आंसर मिल गए, बेंजीन वाला और एथिलअमीन वाला। अब 2 बच गए। तो जब इथाइल ग्रुप होता है तो टर्शरी वाला जो रहता है, जो 3 डिग्री वाला है अमीन, ये ज्यादा क्षारी होता है, इसकी वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रभाव कम होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे जमाएंगे? एनिलीन, एथिलमीन, ट्राई एथिलमीन, डाई एथिलमीन, तो सेकेंडरी वाला सबसे ज्यादा। तो ये एक सिंपल सा आपको जमा के देना था, कोई भी इसमें वर्णन करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आइए। क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलेय होती है? तो इसमें आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? देखो, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया बच्चों? गैस और द्रव का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो गैस और द्रव के सॉल्यूशन में जब आप देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यह हेनरी का नियम इसमें लगेगा। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? हेनरी के नियम अनुसार ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है या कम होती है। तो देखो कितना सुंदर सा सवाल ये हो गया। तो इसमें हेनरी का नियम भी लिख सकते थे, पर उसने पूछा नहीं है, इसलिए अपन इसको इस प्रश्न के अनुसार अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और ये चाह रहा है कि एग्जामिनर आप ये लिखें, तो इसको अंडरलाइन करके रखना आप। ठीक है, समझ गया बेटा? और हेनरी का नियम सबको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए, बहुत सुंदर। अब आते हैं क्लोरीन के कोई भी 2 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखें। तो मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से यहाँ पे HOCl लिखा है, जिसको हाइपोक्लोरस बोलते हैं, और यहाँ पे HOClO, यहाँ पे क्लोरस, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में। यहाँ पे क्या है ये? HOClO, और ये लोरस लिखा है, ये क्या होना चाहिए? क्लोरस।
ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक ओ आएगा, तो इसकी जगह आप क्या पढ़ेंगे, ये जो मैंने पिंक कलर से लिखा है ये हो जाएगा HOClO। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन आएंगे, तब ये संरचना बनेगी। तो एक ये देखो ये बना दी OH, ये OH, ये Cl, और ये दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, अब इसमें मैं और दूसरी बात बताऊं कि और भी इसके हैं। किसी बच्चे को अगर ये याद नहीं है तो इसको भी लिख सकता है, HOClO2, ये भी बना सकता है, HOClO3, ये भी बना सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरिक, क्योंकि Cl है तो इसका नाम हो गया क्लोरिक अम्ल, और ये हो गया पर क्लोरिक, पर क्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब इसकी संरचना बनाएंगे तो देखो कितनी सिंपल है। Cl और OH तो आपको बनाना ही है। अ, ये देखिए यहाँ पे ये ये अपन ने O लिया और ये यहाँ पे H बनाया, डबल बॉन्ड से O, फिर डबल बॉन्ड से O, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, दो और एक तीन, एक दो तीन, ये क्लोरिक अम्ल का संरचना बन गई। कुछ बच्चों को अगर ये याद है तो इसको भी बना सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। ये देखिए ClOH जैसा ये बनाया था, ये कंपलसरी बॉन्ड होता है। ये देखिए ये कंपलसरी बॉन्ड है, यहाँ पे ये मैंने बनाया है, ये कंपलसरी बॉन्ड है। ये अब अपन को कितने ऑक्सीजन यहाँ जोड़ना है, तीन ऑक्सीजन। तो ये देखो 1 2, ये 3, ये पर क्लोरिक हो गया, ये क्लोरिक हो गया, ये क्लोरस हो गया, और ये हाइपोक्लोरस। ठीक है बच्चों, याद रहेगा इसको ध्यान देंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो आप ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है इसमें, तो इसके चार होते हैं ऑक्सी अम्ल। इसमें कितने पूछे हैं उसने, कोई भी दो। नाम भी लिखना है, सूत्र भी लिखना है, और संरचना भी बना के रखिए। ठीक है बच्चों, वैसे नाम और सूत्र उसने बोले हैं, तो सूत्र के लिए संरचना भी जरूरी होता है। कभी कभी एग्जामिनर सूत्र मतलब संरचना को भी वो ध्यान देता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। चलिए, अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 में। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर देने पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होता है। तो द्वितीय कोटि, इसको अंडरलाइन किया आपने, ये ध्यान दिया, ये द्वितीय कोटि की, ये देखो ये सबसे अच्छा है, तो इसका मतलब है वेग, ये स्थिरांक हो गया, और ये अपन ने रिएक्टेंट लिखा। तो द्वितीय कोटि बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन पावर की जगह क्या लगाएंगे, घातांक 2 कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये 2 कर दिया। अब सांद्रता दुगनी करने पर, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, और इसकी देखो सांद्रता मैंने डबल कर दी, तो यहाँ 2a लिख दिया, और ये घातांक तो इस सूत्र से आ गया है, तो ये कितने गुना हो जाएगी बच्चों, 4 गुनी। तो आपको ये समझा के लिखना पड़ेगा, सिर्फ 4 गुनी लिखने से पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। कम से कम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, आगे चलें। बहुत अच्छे, अब अपन आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। एनिलीनियम आयन एनिलीन से कम स्थायी होता है, क्यों। ये देखो, तो यहाँ पे मैंने अभी बहुत शॉर्ट में लिखा है,
पर आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, ठीक है। ये एनिलीन है, और जब ये H प्लस गेन करता है या H प्लस के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका जो लोन पेयर है वो H प्लस को देता है, तो ये क्या बन जाता है, NH3 पॉजिटिव। इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है स्थाई है और ये अस्थाई है, तो थोड़ा सा अपन को समझाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं अभी आपके लिए रखा हूं कि उसको मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए, इसके ऊपर दो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इसको देता है, तो ये बन जाता है एनिलीनियम आयन। इसके अनुनाद संकर 5 होते हैं। इसके अनुनाद संकर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कैसे, आप इसको घुमाएंगे, यहां पे क्या होगा कि ये लोन पेयर इधर आएगा, बेंजीन की तरफ आएगा, तो ये ऐसा चला जाएगा, तो एक बार नेगेटिव यहाँ, एक बार नेगेटिव यहाँ, एक बार नेगेटिव यहाँ। तो जैसा आप घुमाएंगे इसको, तो ये नेगेटिव ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो में जाता है, और यहाँ पे इस बेंजीन में इसके इलेक्ट्रॉन आने से इसको स्थायी रूप मिलता है। यहाँ पे देखो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ये एनिलीनियम आयन है, NH3। तो अब ये क्या करता है कि इसका लोन पेयर इसने हाइड्रोजन को दे दिया है, तो अब ये ऊपर जाता है, और अब यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आता है, तो ये इसका अनुनाद संकर है। तो बेंजीन के वलय में या बेंजीन के रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अस्थाई कहलाता है, और बेंजीन के चारों तरफ अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वह स्थाई कहलाता है। तो आपको ये लिखना है, इसके अनुनाद संकर जो बनते हैं जिसको रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, रिजो एनी हाइब्रिड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन के चारों तरफ अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो स्थाई है, क्योंकि ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिंग के तरफ आ जाते हैं, ये देखो ये रिंग की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेंजीन अपना एक पाई इलेक्ट्रॉन का सेट बाहर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और यह अस्थाई कहलाता है, ठीक है। तो अनुनाद संकर इसके कम होते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज आप बता देंगे, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बताएंगे। ओके, आगे चलें। चलिए, प्रश्न 11 में आ जाते हैं। अब ये प्रश्न 11, संपर्क प्रक्रम द्वारा H2SO4 की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को लिखिए। दूसरा प्रश्न है, H2SO4 के दो उपयोग लिखिए। साथ सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताना है कि संपर्क विधि में कौन सी अभिक्रिया मुख्य है। तो बच्चों ये वाली अभिक्रिया है, increases the mass of H2SO4 in contact process, ठीक है। H2SO4 की मात्रा में वृद्धि करने के लिए
संपर्क विधि में निम्न बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। SO2, O2, कैटलिस्ट, SO3। इसमें ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये देखो डेल्टा एच का मान नेगेटिव में दिया है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये वाली। अतः आपको क्या करना है कि ताप जब निकल रहा है एक्सोथर्मिक में तो ताप कम रखना है, पर कितना है, 700 से 720 तक अधिक मात्रा में SO3 बनेगी। और जब SO3 अधिक बनेगी तो H2SO4 भी अधिक बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन ओलियम बनाते हैं। तो ये एक मुख्य अभिक्रिया है, इसी पे आपको ध्यान देना है। और ला शातेलिए का नियम, जिसको बोलते हैं ली चैटरलियर प्रिंसिपल। दूसरा, यहां पे आप देखेंगे कि इसको बैलेंस करेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये 2 करना पड़ेगा। कैसे? सल्फर एक, यहाँ पे, सॉरी, इसको ऐसा कर देते हैं अपन। हम्म, हाँ, अब यहाँ पे देखिए, ये ये यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो 2 सल्फर, 2 सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 4, 5, 6, यहाँ पे 3, 2, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे भी हो गया। अब दाब का प्रभाव कैसा पड़ेगा कि यहाँ पे 2 और 1, ये 3 मोल अभिकारक की तरफ है और 2 मोल उत्पाद की तरफ है। तो जब भी ऐसा होता है तो ली शतेलिए के नियम के अनुसार जिस तरफ मोलों की संख्या गैसों के मोलों की संख्या कम है, दाब बढ़ाने पर उस तरफ अभिक्रिया जाती है, क्योंकि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये। तो यहाँ पे अपन को दूसरा क्या रखना है, उच्च दाब को उच्च रखना है, और इसको बोलते हैं ऑप्टिमम, जिसको अपन ने रखा है 2 बार प्रेशर। तो टेम्परेचर कम होना चाहिए और दाब उच्च होना चाहिए। तो ये आवश्यक परिस्थितियां हो गई। अब नंबर 2 में जाएंगे तो इसमें, अच्छा हाँ, ये तो एक अ, दो उपयोग, ये वाला पॉइंट है, दो उपयोग वाला। उसके पहले ये एक कंडीशन हो गई थी अपने, ये दूसरी कंडीशन परिस्थिति हो गई थी, और ये तीसरी परिस्थिति है कि अपन को उत्प्रेरक रखने से, वेनेडियम पेंटॉक्साइड रखने से अधिक तेजी से अभिक्रिया होगी, जिसकी वजह से H2SO4 तेजी से बनेगा। ठीक है, तो अब इसके आगे अगर थोड़ा सा अपन बताना चाहें तो इसमें सिर्फ परिस्थितियां पूछा है। तो बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि जो परिस्थितियां हैं वो किसके ऊपर निर्भर कर रही हैं। इस अभिक्रिया, जो मेन अभिक्रिया है, इसके ऊपर ही निर्भर करेगी। कम ताप, उच्च दाब और प्रेरक की, उत्प्रेरक की उपस्थिति। यह परिस्थितियां संपर्क प्रक्रम में H2SO4 की मात्रा में वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऐसा करके इसको फिर लिख देना आप लोग अपने लैंग्वेज में, क्योंकि थोड़ा सा सजा के लिखना पड़ता है। पर क्या चीज एग्जामिनर देखेगा, कम ताप, उच्च दाब और उत्प्रेरक। अगर एग्जामिनर को मिल गया तो वो पूरे नंबर दे देगा, पर आपको थोड़ा सजा के लिखना चाहिए। अब आते हैं अपन उपयोग। तो यहाँ पे उपयोग में देखो, 2 बोला है, अपन ने 4 लिख दिए हैं। पेट्रोलियम शोधन, अपमार्जक उद्योग, बैटरियों में
धातु के शोधन में और फर्टिलाइजर के उत्पादन में। तो अपन इसको एक लाइन में दो लिख सकते हैं, तो ऐसा चार लिख दो जिससे कभी अपन किसी भी तरह प्लस में रहें। तो पेट्रोलियम शोधन, अपमार्जक, बैटरियों में, धातु के शोधन में और उर्वरकों के उत्पादन में। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने थोड़ा सा समझाया रेड इंक से, इसको आप अच्छे से नोट कर लें और मेरी बातों को भी ध्यान से सुनते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में आ जाओ। प्रश्न क्रमांक 12 में संक्षिप्त टिप्पणी 15वें समूह के हाइड्रोक्साइड का स्थायित्व और सल्फर के अपर रूप, दो प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो स्थायित्व जब हाइड्राइड का अपन देखेंगे तो आपको बताना है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो हाइड्राइड का स्थायित्व कम होता जाता है। तो पहले तो ऑर्डर लिख दो आप। ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया अपना ऑर्डर हो गया। जितने साइज छोटी होगी नाइट्रोजन की, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उतने उसमें हाइड्राइड और इस एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, प्रबल होगा। इसको ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आर्सेनिक को, एंटीमनी को और बिस्मथ को, इनको ये ई और ये एच इस बंध की बात कर रहे हैं। तो चेंज वियोजन एनर्जी ई एच बंध क्रमशः घटती जाती है, इसलिए इसका स्थायित्व ज्यादा है और इनको तोड़ना, इस बॉन्ड को तोड़ना यहाँ पे काफी आसान होता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, इसलिए इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी है, वियोजन, डिसोसिएशन एंथैल्पी, वह कम होती जाती है। तो इनका स्थायित्व कम होता जाएगा, इसका स्थायित्व बढ़ेगा। तो इसमें थोड़ा नीचे समझा दिया है, ई डैश एच बॉन्ड लेंथ क्रमशः बढ़ती है और जितने बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये देना है। तो क्षारकता का क्रम ये वापस अपन को यहाँ पे बता देना है, इसलिए जो क्षारकता का क्रम है वो क्रमशः कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक अलग से मैंने पॉइंट, बेसिसिटी वाला भी पॉइंट इसमें डाल दिया है। स्थायित्व और बेसिसिटी दो में से कोई भी प्रश्न आए तो ऑर्डर आपका यही रहेगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से क्या ऐड कर दिया है? क्षारकता, क्योंकि इससे मिलता जुलता था इसलिए मैंने ये डाल दिया। अदरवाइज ये दो पॉइंट आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलो आगे। अब आते हैं अपन एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, अपर रूप सल्फर के। तो इसमें एक अल्फा सल्फर होता है, एक बीटा सल्फर होता है। विषम लंबाक्ष और एक नताक्ष, एक नताक्ष। ठीक है, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर पीले रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है और जल में अविलेय है। वैसे दोनों ही जल में अविलेय होते हैं। बीटा सल्फर रंगीन और सुई के आकार के होते हैं। ठीक है, और ये दोनों अल्फा और बीटा दोनों ही कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्ण विलेय होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में जो
एटॉमिसिटी जिसको बोलते हैं, कितने परमाणु, तो S8 अणु के फॉर्म में ये होते हैं, S8 अणु। और ये किस तरह से जमे रहते हैं, ये सल्फर है, ये जो दिख रहा है ना ये सल्फर है। तो देखो ये क्राउन शेप बनाता है, S8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये सल्फर के बारे में थोड़ा सा जानकारी, बीटा सल्फर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आपको दे दी है। इसके अलावा और भी भौतिक गुण इसके आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा बना के बता दें कि ये अणु होता है, इनकी विलेयता बता दें, दोनों की कार्बन डाइसल्फाइड में होती है पर जल में दोनों अविलेय होते हैं। ये पीले रंग का होता है और ये रंगहीन और सुई के आकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रश्न 13 में। तो प्रश्न 13 में देखेंगे बच्चों, डी ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट में आप एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि डी ग्लूकोज को जब एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करते हैं तो पेंटा एसीटेट ग्लूकोज बनता है, जो 5 अल्कोहल समूह को दर्शाता है। ये जो पेंटा एसीटेट है ये अल्कोहल के समूह को दर्शाता है ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो 5 अल्कोहल समूह हैं उसमें से एक होता है 1 डिग्री और 4 होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होते हैं, अतः ये एल्डिहाइड समूह से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कौन? एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसको थोड़ा सा मैं समझाने की अगर कोशिश करूं यहाँ पे, तो इस तरह से आपको बता सकता हूं मैं। ये है CHO और ये CHOH और उसके बाद CH2OH। ये है 4 2 डिग्री अल्कोहल और ये है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो इधर अभिक्रिया करता है, इससे कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो क्वेश्चन अपना यही था कि एल्डिहाइड समूह को नहीं दर्शाता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड में जो पेंटा एसीटेट बनता है वो अल्कोहल से अभिक्रिया करके पेंटा एसीटेट बनाता है, जबकि इससे कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। ये आपको लास्ट में लिख देना है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, इसको नोट करके रख लेना अपने पास। प्रश्न के अनुसार ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं अपन। प्रश्न अब आते हैं अपन 14 में। ये देखो पॉलीमर से बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है ये, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये बच्चों। निम्न बहुलकों के एकलकों का नाम और संरचना लिखिए, नायलॉन 66 और डेक्रॉन का। तो नायलॉन में ये आ जाएगा CH2 6 टाइम NH2 हेक्सा मैथिलीन डाई अमीन। हेक्सा मतलब 6, मिथिलीन मतलब CH2 और डाई ये 2, NH2 डाई अमीन। दूसरा ये है एडिपिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे IUPAC में, 1,6 हेक्स डाइओइक एसिड। 6 यहाँ पे भी है। तो पहले वाले में भी देखो कार्बन कितने हैं, 6 हैं। दूसरे वाले भी मोनोमर में 4 ये हो गए, ये 5 और ये 6। तो इसका नाम क्या लिखा है, नायलॉन 6 6। तो ये इसका आंसर हो गया और सूत्र भी हो गया। डेक्रॉन मतलब टेरिलीन, तो इसका एक मोनोमर है ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल।
और दूसरा क्या है, बेंजीन रिंग के 1 और 4 पोजीशन पे टेरिप्थैलिक अम्ल, COH जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं टेरिप्थैलिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, ग्लाइकॉल भी लिख सकते हैं इसको, या पूरा नाम लिखेंगे तो इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थैलिक अम्ल। ये हो गया डेक्रोन के मोनोमर। सिंपल है, जिसको याद है उससे बनेगा, जिसको याद नहीं है तो यहाँ कोई भी गैस नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, और बेंजीन के अंदर ये ध्यान रखना बेटा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाना है। अगर इसको नहीं बनाओगे तो 0 नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, 15वें में आते हैं। संश्लेषित अपमार्जकों के किन्हीं 3 प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप देखेंगे कि डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट के 3 प्रकार। तो आप लिखें एनआयनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक। ये 3 प्रकार हैं। एनायनिक, जिसमें सोडियम एल्काइल सल्फेट होता है। कैटायनिक, इसमें हाइड्रोकार्बन चेन होती है और अमोनियम ब्रोमाइड अमोनियम ग्रुप होता है, जो NH4 पॉजिटिव या कैटायन बनाता है। ये कैटायन बनाता है। और एनायनिक मतलब सल्फेट, SO3 या सल्फेट SO4 नेगेटिव, ये एनायनिक को शो करता है। नॉन आयनिक में हाइड्रोकार्बन चेन प्लस ईस्टर ग्रुप रहता है, तो इसमें एस्टर ग्रुप वाले होंगे, इसमें अमोनियम वाले होंगे और इसमें सल्फेट वाले होंगे। ये देखो, ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। ये हो गया, ये SO4 2 नेगेटिव, ये हो गया एनायनिक। यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन चेन और NH4 प्लस, ये हो गया कैटायनिक। और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन, ये COO, ये ऐसा चलता है, डबल बॉन्ड। ये COO और फिर ये चेन, ये ईस्टर ग्रुप है। तो ये नॉन आयनिक में जाता है। ईस्टर ग्रुप होगा तो नॉन आयनिक, अमोनियम होगा तो कैटायनिक, सल्फेट होगा तो एनायनिक। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। अब इसमें चलते हैं अपन आगे वाले प्रश्न में। धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में कोई 3 अंतर लिखना है। तो आपको मालूम है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 तरह के विचलन होते हैं। किससे विचलन होते हैं? राउल्ट के नियम से। तो आपको ये मालूम है कि दोनों ही राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए डेविएशन हो गया, इसीलिए ये विचलन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखें कि बंध, तो ये एक अवयव है, ये दूसरा अवयव है और ये विलयन का है। तो जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो विलयन बनाने में दोनों अवयव के बीच का बंध प्रबल हो जाता है। इनके अकेले बीबी और AA, जो 2 अवयव हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, उनके अंतर आकर्षण बल से इनका बल अधिक प्रबल होता है। इसका उल्टा कर दो यहाँ पे, ये प्रबलता, यहाँ पे ये बंध प्रबल होता है, ये प्रबल नहीं होते हैं। बंध प्रबलता अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा अवयव के जो बंध है
वो ज्यादा प्रबल है विलयन बनने के बाद। इसका उल्टा देखो, यहाँ पे ये बंध प्रबलता जो है, ये वाली जो बंध प्रबलता है ये ज्यादा प्रबल है, और इन अवयवों के जो बंध है इनसे ज्यादा ये प्रबल होता है। तो बंध की प्रबलता अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जब मिक्स करते हैं अपन, ठीक है, तो दोनों अवयव को जब मिक्स करते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब बाहर निकलेगी ऊष्मा या अंदर आएगी पॉजिटिव एंथैल्पी, मतलब विलयन बनाने के लिए बाहर से ऊर्जा अवशोषित होगी। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, उत्सर्जित होगी। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, नोट कर लो पहले। नोट किया। अब अपन को देखना है, दोनों अवयव को जब मिलाते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो जो आयतन में जो परिवर्तन है वो पॉजिटिव साइड में होता है। मतलब अगर इसका 10 ml लिया, इसका 10 ml लिया, तो ये 20.5, 20.2, 20 ml से ज्यादा हो जाएगा। 20.01 भी हो जाए तो भी ये वाला विचलन कहलाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे जब मिक्स करते हैं तो अगर ये हमने 10 ml लिया है, ये 10 ml लिया है, तो 20 से थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको थोड़ा शब्दों में लिखना है। ये मैंने सांकेतिक और टू द पॉइंट लिखा है, तो थोड़ा सा इसको वर्णन करते हुए लिखना है आपको। ठीक है, इनके उदाहरण है तो तीन अपने ये हो गए। कोई भी तीन अंतर बोल रहा है ये, इधर उदाहरण हो गया, इथेनॉल, एसीटोन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि इनका लो बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं। ये अपन ने एक ज्यादा दे दिया है ना आपको। इसमें तीन बोले थे तो अपन ने थोड़ा सा ज्यादा दे दिया है। तो आप कोई भी तीन पॉइंट लिख के बता सकते हैं। और समानता क्या होगी इन दोनों में, अगर समानता पूछ लिया तो क्या लिखेंगे बच्चों, एक समानता भी मालूम होना चाहिए। तो समानता ये है कि दोनों ही विचलन में राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। समानता पूछी नहीं है, अपन को सिर्फ अंतर लिखना है, तो इस अंतर को आप बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में आ जाइए। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटनी सेल का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो चित्र यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये चित्र अपनी बुक से आप बनाएंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमको ड्रॉ करने में मुश्किल जा रही है, कलर कॉम्बिनेशन उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। पर ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये ग्रेफाइट का एनोड है और स्टील का ये कैथोड है। ठीक है, इसमें जो विद्युत अपघटनी अपघट्य हैं, Al2O3 लिक्विड, और ये है क्रायोलाइन, Na3Al F6। ठीक है, और ये कार्बन लेयर है, यहाँ पे ये कार्बन लेयर है जो कि स्टील कैथोड को कवर करके रखती है। अब इसमें कुछ अभिक्रियाएं हैं वो देख लें। ये देखिए, इसकी अभिक्रियाएं नीचे दी है। ये चित्र हो गया। कैथोड पर Al3 3 इलेक्ट्रॉन लेके Al, ये सॉलिड बन जाता है यहाँ पे। और कार्बन दो ऑक्सीजन एटम से कंबाइंड होके CO2, ये ग्रेफाइट है। एक्चुअली ये ग्रेफाइट है, जो इलेक्ट्रोड है वो है ये ग्रेफाइट के। ये ऊपर बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा यहाँ इसको नीचे करके, ये दिए गए हैं। ये कार्बन रॉड है, यहाँ पे ये कार्बन रॉड है। यहाँ पे ये कार्बन रॉड है, ये कार्बन रॉड है। ये कार्बन रॉड है, यहाँ पे ये कार्बन रॉड है। 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 यहाँ पे ये कार्ब
ये यहाँ पे कार्बन रॉड, ठीक है, यही कार्बन रॉड ये है। तो ये ऑक्सीजन आयन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनोड पे, और कैथोड पे आपको मिलेगा एल्यूमिनियम, जिसको यहां से कलेक्ट कर लेंगे, एल्यूमिनियम धातु को। ठीक है। विद्युत अपघट्य कौन सा है? गलित Al2O3, और उसमें क्या मिलाते हैं? Na3Al F6 क्रायोलाइड। इसको क्यों मिलाया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। तो गलनांक जो इसका है वो कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और इसकी जो चालकता है वो भी बढ़ जाती है। तो ये पहले क्या होता है, Al2O3, ये आयोनाइज होके Al3 प्लस प्लस O2 नेगेटिव ये बनता है। तो ये यहाँ पे बनेगा, और ये जाएगा कहाँ पे? कैथोड पर। और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन ये जाएगा एनोड पर। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसकी वजह से कम हो जाता है, इसकी जो चालकता है इसकी वजह से बढ़ जाती है। तो ये गलित जो एल लिखा है इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसमें पानी यूज नहीं करना है। मोल्टन Al2O3। तो पहले इसको लिख लें और फिर इन आयन को यहाँ पे बता दें। ठीक है। तो इस तरह से ये, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो ये चित्र भी बन जाएगा, रिएक्शन भी लिख लेना आप। अब आगे आते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 18 में आ जाओ। तो यहाँ पे एक डेटा दिया गया है आपको, और ये केमिकल काइनेटिक्स से दिया गया है। इसमें 3 प्रश्न हैं। N2O5 और टाइम के मध्य आरेख खींचिए, अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना कीजिए, और अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या है। ठीक है। ये प्रश्न को आप देख लें। अब इसके उत्तर में अपन चलते हैं। तो यहाँ पे आरेख, तो यहाँ पे देखें, जो अपन को डेटा दिया गया है N2O5, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। आपके क्वेश्चन पेपर में ये 10 की घात -2 प्रिंट नहीं है ना, वो ध्यान देंगे। 10 की घात 2 है वो, तो उसको जगह -2 आपको करेक्शन है ये। अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे जैसे N2O5 का अपन ने कितना लिया है, मैक्सिमम 1.63, और ये ग्रेजुअली कम होते जाता है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये देखो, ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है ना, ये चार्ट में प्रश्न में दिया गया है, ये देखिए ये यहाँ दिया है। जब टाइम 0 था उस समय इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 1.63। ठीक है। इसके बाद फिर आगे गए अपन, तो ये ग्रेजुअली कम हो गया, तो ये एक ग्राफ हो गया टाइम के साथ। अब प्रश्न क्या पूछ, ये तो ग्राफ वाला हो गया काम, ग्रेजुअली कम हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अपन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना कीजिए। तो अपन अर्धायु काल कैसे निकालें? तो अपन को जो इनिशियल में दिया गया है ये 1.63, तो देखो इसको मैंने यहीं पे लिखा है 1.63, 10 की घात -2 का आधा कर दो, तो ये कितना आया? 0.815। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है 0.815 गुणित 10 की घात -2। ठीक। तो ये आधा जब ओरिजिनल से बचेगा, ये अमाउंट अगर 50 है तो ये 25, तो यहाँ पे 1.63 दिया है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो ये आया ये उसका ओरिजिनल का आधा कौन सा सांद्रता हो गई। अब अपन इसको निकाल लो इसमें से। तो देखो यहाँ पे कितनी दी है, 0.815। अब यहाँ पे देखो 0.815 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, तो ये बहुत कम हो गया। ये पॉइंट यहाँ पे कितना दिया है, 93 दिया है, तो 0.8 कहीं यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ कहीं पे।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आएगा तो इसके अपन नीचे जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे अपन, तो ये 1200 है, ये 1600 है, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये 1200 से ज्यादा होगा और 1600 से कम होगा अर्धायु काल। तो ये देखो यहाँ निकाला है लगभग, ये आधा हो गया, और टी हाफ अर्धायु काल लगभग 400 सेकंड के आसपास आना चाहिए। हाँ, तो इसमें देखिए यहाँ पे 1.63 है, और इसको अपन ने 2 से डिवाइड किया, तो वो करीब करीब यहाँ पे आता है 0.8। तो ये 1600 है, 1600 है, और ये 1200। तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ये कम होता है 0.8 से, तो लगभग 1400 के आसपास। मैंने शायद गलती से 400 बोल दिया था। ये 1400 सेकेंड के लगभग अर्धायु काल इसका आ जाएगा। ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसका जो वेग है, ये R इक्वल टू के, ये स्थिरांक हो गया, N2O5। तो ये तीन इसके प्रश्न हो गए, अर्धायु काल हो गया, और ये ग्राफ हो गया, और ये वेग नियम का सूत्र हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। 19वें में आए, साबुन की प्रक्षालन क्रिया मिसेल बनने के कारण होती है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो प्रक्षालन मतलब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो जो साफ करना है सोप से, तो उसका पहले समझ लें कि सोप एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है ये। तो यहाँ पे ये लिखा है हाइड्रोकार्बन चेन, ये लंबी चेन है, ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होती है, ये वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है। और ये जो कॉर्नर है जिसमें COO नेगेटिव और सोडियम प्लस लिखा हुआ है, ये वाला हेड बनाता है, और ये जो हेड होता है ये वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है। तो एक जल में विलेय वाला कॉर्नर होता है, और ये जो पूंछ दिख रही है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मिसेल, इसको बोलते हैं मिसेल। तो ये मिसेल जो है ये पानी में अविलेय होता है, पर ऑर्गेनिक जितने भी पदार्थ होते हैं उसको ये आसानी से घोल लेता है। अब देखो इसकी क्लींजिंग एक्शन। अब आपके पास एक रुमाल है, और इस रुमाल के कपड़े में बीच में ऑयल लग गया है। ठीक है। अब इसको अपन ने साबुन से वॉश किया, तो इसके ऊपर अपन जब साबुन रगड़ते हैं तो उसमें ये तैयार हो जाते हैं, इसको बोलते हैं मिसेल। तो हर मिसेल के एक कॉर्नर होता है हाइड्रोकार्बन चेन, जो अभी ऊपर बताया है ये वाला। तो ये ऑर्गेनिक है, तो इसमें ये सभी अपने अपने तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल को घोलते जाएंगे, और ये लाखों की संख्या में बन जाते हैं। और जो COO है, ये जल में विलेय होता है, तो जैसे ही अपन दूसरे बाल्टी में पानी रख के और उसमें से निकालेंगे, तो ये उसके साथ जाएगा, तो इसके मिसेल के साथ ऑयल लगा है तो ऑयल भी हट जाएगा। तो मिसेल कार्बनिक पदार्थों को विलेय करता है, ये बता देना है। और ये वाला जो पार्ट है ये जल में विलेय होता है, और इस तरह से क्लींजिंग एक्शन या जो अ, प्रक्षालन है, उस तरह के अपन लोग साबुन की सहायता से क्लीन कर सकते हैं। तो ये डायग्राम बना के और थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको अपने शब्दों में। ठीक है। तो इसको समझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण है ये ऊपर वाला। प्रश्न क्रमांक 20 में आएंगे, तो निम्नलिखित उप सह संयोजी यौगिकों के सिर्फ IUPAC नाम लिखना है। तीन दिए हैं, 3 नंबर के हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, कोबाल्ट हो गया, NH3 6 Cl3। तो 6 है ये, पहले लिगेंड को लिखेंगे, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है 3 क्लोराइड। ठीक है। ये क्लोराइड हो गया, ये न्यूट्रल है, और ये -1 वाला है, तो ये निकल जाता है। ये आप बहुत आसानी से कैलकुलेट भी कर लेते हैं।
आपको बताया गया है जब मेरे लेक्चर चले थे। दूसरा है K2PdCl4। तो पहला कैटायन को लिखना है पोटेशियम, फिर टेट्रा। अब ये लिगेंड बन गया है तो इसको लिखेंगे क्लोरिडो। और पैलेडियम है ये, पर ये आयन नेगेटिव हो गया है इसलिए इसको लिखेंगे पैलेडेट। ATE लग जाएगा। और ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। तीसरा है PTNH3H2OCl2। तो ये हो गया अमीन। H2O को लिखते हैं एक्वा, फिर डाई क्लोरिडो, और Pt के लिए प्लेटिनम। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये -1 वाला है और 2 है, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये सब आप लोग लिख लेते हैं। काफी प्रैक्टिस किए हैं अपने लेक्चर में तो ये आसानी से बन जाएगा। चलिए 21 नंबर पे आइए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण देके समझाइए। फ्रीडल क्राफ्ट, सैंडमेयर। तो यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट आप, मैं बेंजीन ले लिया हूं और ये लिखना बहुत जरूरी है फ्रीडल क्राफ्ट में। CH3Cl और निर्जल एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो क्या होगा कि ये CH3 यहाँ जाएगा और टॉलुइन बन जाएगा, और ये अभिक्रिया को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। तो थोड़ा सा आप इसमें वर्णन लिख लेना यहाँ पे। जब बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड की उपस्थिति अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो CH3 जुड़ने से टॉलिन बन जाता है और यह अभिक्रिया फ्रीडल का कहलाती है। सिंपल, थोड़ा सा वर्णन अपनी तरफ से लिखना जरूर, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि अभिक्रिया के साथ कुछ थोड़ा सा 1-2 लाइन का वर्णन होना चाहिए। ठीक। सैंडमेयर में आओ। तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, C6H5N2Cl। क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 HCl, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, नाइट्रोजन और क्यूप्रिक क्लोराइड अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसको भी थोड़ा सा 1-2 लाइन का वर्णन लिख देना, पर अभिक्रिया करेक्ट होना चाहिए तो आपको नंबर मिल जाते हैं। और थोड़ा सा वर्णन करने से ऐसा लगता है कि आपने अच्छे तरह से अभिक्रिया को समझा है, इसलिए 1-2 लाइन का थोड़ा वर्णन लिखना जरूरी है। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन था फ्रीडल क्राफ्ट और सैंडमेयर का। चलो नेक्स्ट। अब आते हैं 22 नंबर में। एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जिस बच्चे ने बनाया उसका एक इम्प्रेशन दिखता है एग्जामिनर के ऊपर। देखिए क्यों ऐसा, कि पहला आपका इसमें देखो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, कौन पढ़े कौन क्या करे। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका एक तरीका होता है कि पहले प्रश्न को इस तरह से लिख लें। ये देखो, अब इसको समझ लो। यहाँ पे एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र, ये देखो, ये अणु सूत्र लिख दिया हमने यहाँ से, C4H10O। PCl3 से अभिक्रिया करता है, तो ये PCl3 से अभिक्रिया करके एक यौगिक A बनाता है, तो हमने देखो यहाँ लिख दिया A। अब KCN से अभिक्रिया करके एक अन्य कार्बनिक यौगिक B बनाता है, तो ये KCN से ये अभिक्रिया करके कार्बनिक यौगिक B बनाता है, जो जल के अपघटन करने पर कार्बनिक यौगिक C बनाएगा। तो ये जल का अपघटन है, HOH मतलब H2O। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो 4 लाइन का क्वेश्चन था इसको 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब सरल हो गया ये। इतना समझ में आया कि पहले जैसा दिया गया है उसको अपने रिएक्शन की लैंग्वेज में परिवर्तित कर लें। नहीं तो इसको देख के तो आधे बच्चे बेहोश हो जाएंगे, इतना बड़ा पढ़ेंगे तो वैसे ही बेहोश हो जाएंगे। ये क्या है, छोड़ो।
अब देखो कितना सरल हो गया। अब इसको नीचे सॉल्व करना है। ये देखो कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान दें। जब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो CnH2n से अगर मिल जाए, CN CnH2n+2, ये देखो कार्बन 4 हो गया तो हाइड्रोजन 10, और उसके साथ अगर एक ऑक्सीजन है तो अल्कोहल होगा। तो अपन अल्कोहल बना लें। ये देखो 4, 1 2 3 4, और ये OH। ठीक है। PCl5 की अभिक्रिया होगी तो अल्कोहल PCl5 से अभिक्रिया करके Cl बना देता है OH की जगह। ये बन गया A, क्लोरोब्यूटेन। अब फिर क्लोरोब्यूटेन को अपन ने यहां कॉपी किया, KCN के साथ अभिक्रिया की, तो जहां Cl आया था वहां पे अब क्या आ गया, CN। तो अब कितने कार्बन हो गए, जो 4 थे, CN आने से अब 5 हो गए देखो। तो अब इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, ये पेंटेन नाइट्राइल। तो इतनी बात समझ में आई। इसको मैंने यहां लिखा, इसको मैंने यहां लिखा, और ए को मैंने ये बना दिया क्लोरोब्यूटेन। फिर उसके बाद ए को मैंने यहां लिखा, मतलब इसको मैंने यहां लिख दिया। और फिर किसकी अभिक्रिया करी, KCN की। तो जहां Cl था वहां पे ये CN आ गया। तो क्या मिल गया अपन को, ये भी B भी मिल गया, A भी मिल गया। ये दो चीज मिल गई। अब लास्ट में जैसे ही ये है, इसका जल अपघटन करेंगे अपन, H2O, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा COOH में। बाकी जो इसके साथ जितने कार्बन है इसको जोड़ दो, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। अब ये कौन सा अम्ल बन गया, 1 2 3 4 5, और COH है। तो बच्चों बताओ ये क्या बन गया, यस, पेंटेनोइक अम्ल। तो ये देख लो अब, ये आपने जो आंसर दिया ये यहाँ आ गया। ये CN था, जल अपघटन किया तो COOH में चेंज हो गया, और जो आपने आंसर दिया था पेंटेनोइक। कितना सरल और अच्छा प्रश्न है। पर प्रश्न देख के घबराना नहीं, इसलिए आप उसको अपनी लैंग्वेज में, मतलब रसायन या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चेंज करके फिर इसको समझेंगे। तो इसके जैसा सरल क्वेश्चन आपको दूसरा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 23 में आते हैं। ये भी देखो ठोस प्रावस्था, सॉलिड स्टेट का है। अब इसमें भी देखो घुमाया, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक क्रिस्टल दिया, उस क्रिस्टल में उसके अवयवी कण धन के कोणों पर, घन के घन के कोणों पर और फलकों पर उपस्थित हैं। यह क्रिस्टल किस प्रकार एकक कोशिका होगा, उस एकक कोशिका में कुल कितने परमाणु होंगे, शिक्षक आप में कौन से मूल्यों का विकास करना चाहता है। अब देखो अपन को इसमें जो पकड़ना है मेन, क्रिस्टल में उसके अवयवी घन के कोणों पर और फलकों पर, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कोण मतलब कॉर्नर, ये हो गया कोण, कोने, इसको क्या बोलते हैं, कोने। और फलक मतलब फेस, ये हो गया फलक। तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8, और एक कॉर्नर में कितना भाग आता है, 1/8। तो ये कितने एटम बनाया, 1। ये Z का मान है। ठीक है। फेसेस 6 होते हैं, और एक फेस में कितने आते हैं, परमाणु का भाग कितना आएगा, 1/2। तो 6 फेस से कितना आ जाएगा, 6 फलक से 3, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 4। तो Z का मान अगर 4 हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, FCC। और आपको जब कॉर्नर फलक कोण समझा रहा है, इसका मतलब है कि
जो शिक्षक है आपको ज्योमेट्री का नॉलेज देना चाहता है, तो केमिस्ट्री में ज्योमेट्री, ज्यामिति और थोड़ा सा रेखा गणित का भी वो आपको किस तरह के कोण बन रहे हैं वो समझाना चाहता है, ज्योमेट्री समझाना चाहता है, क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स जो है उसके बारे में आपको ये मूल्यों का विकास, कौन सा, जो डायमेंशंस हैं, ज्योमेट्री के डायमेंशंस हैं, इस मूल्यों का विकास करना चाहता है। तो इसको बढ़ा चढ़ा के जरा शिक्षक के बारे में अच्छे से लिख दो कि वो हमको ये ज्ञान और देना चाहते हैं। थोड़ा सा एक इम्प्रेशन जमाने का आपके पास यहाँ पे मौका है। तो वो जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो खुश होके पूरे बटे पूरे नंबर इसमें आपको दे सकता है। थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप धीरे धीरे इसको, केमिस्ट्री को डील करें। आया समझ में? इसके अथवा में चलते हैं अपन। अब अथवा में चलें तो ये देखो यहाँ भी शिक्षक वही क्वेश्चन है। कणों का आठवां हिस्सा घन के कोण और केंद्र, ये देखो वहां पे क्या था, फलक, और यहाँ पे क्या है, केंद्र, बॉडी का सेंटर। तो कोण पे तो हो गया आपका वही 8 × 1/8, एक ये जेड की वैल्यू हो गई, ये कोण या कोने पर, और ये हो गया केंद्र, बॉडी सेंटर बोलते हैं इसको। ये जो दिखा है ना केंद्र, ये इस ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें दो चीजें पकड़ते आना चाहिए क्वेश्चन में, बाकी ये बेकार की चीजें हैं, इतना जो 4 लाइन लिखी है। आपको क्वेश्चन को कौन सी चीज है जिससे आपका उत्तर खुलेगा, ये प्रश्न कहाँ से टूटेगा। तो प्रश्न कहाँ से टूटता है, कोण से टूटता है, ये हो गया, और दूसरा कहाँ से टूटेगा, केंद्र से, ये हो गया। बस दो चीजें समझना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया एक, और बॉडी के सेंटर में एक, टोटल कितने हो गए परमाणु, 2 परमाणु, जिसको अपन जेड लिखते हैं। और दो किस में होते हैं, बीसीसी, बॉडी क्यूबिक सेंटर। तो इसको आप क्या लिख देंगे, बीसीसी। तो इसमें लिखा है ना, विद्यार्थी को एक क्रिस्टल दिया, उस क्रिस्टल के भी कणों का हिस्सा ये है। तो क्रिस्टल किस प्रकार का है, तो क्रिस्टल इस प्रकार का है। ये समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये आसानी से। और फिर शिक्षक आप में कौन से गुण देखना चाहते हैं, फिर वही गुण देखेंगे जो मैंने पहले लिखा है, उसी को अपने आराम से बता दें। आया समझ में? चलिए, तो वही गुण को यहाँ पे भी देखेंगे, इसलिए यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा है। अब आते हैं अपन 24 पे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। 1 नंबर, दो, फिर एक, और एक, ऐसा 5 नंबर। तो इसमें सेल का E0 सेल निकालेंगे तो 1 नंबर। धनात्मक इलेक्ट्रोड पे होने वाली अभिक्रियाएं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं, और फिर ई सेल निकालना। तो ये सब, और ये सेल लिखना। तो यहाँ पे ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो इसमें आप ध्यान देने वाली बात यह है, ये -74 दिया हुआ है, और यहाँ पे -0.4, कौन सा कम है। तो नेगेटिव में जो ज्यादा वैल्यू दी है वो लोअर कहलाती है, तो वो बनाएगा एनोड, और ये बनाएगा कैथोड। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो E0 सेल आ गया, कैथोड ये बन गया -0.40, ये माइनस, और फिर आगे यहाँ पे भी आना चाहिए था माइनस। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गई है, क्योंकि ये देखो ये माइनस लिखा हुआ है, तो इसको एज इट इज यहाँ पे उतारना पड़ेगा। तो मैं यहाँ
ये पिंक से लिख दे रहा हूं, ये माइनस, ये देखो ये माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। तो 0.74 से -0.4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, ई नॉट सेल ये आ जाएगा, ठीक है। और ये अभी क्रिया दी हुई भी है यहाँ पे, तो इसको अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना बच्चों, ये अंदर माइनस आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं समझा दूं, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4, और यहाँ पे ये 3, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, ये क्या है, -0.74। ओके, चलिए तो ई नॉट सेल निकाल लिया अपन ने। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जो क्रोमियम है, ये एनोड वाली रिएक्शन है, ये इसको यहाँ लिख दो और इसको प्रोडक्ट में लिख दो और इसको बैलेंस कर दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा। कैथोड पर इसको लिखेंगे और इसको लिख देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट पे, तो ये कैथोडिक, तो ये एनोडिक साइड की रिएक्शन है, ये कैथोडिक साइड की रिएक्शन है, तो ये भी लिख दिया अपन ने। और फिर इसको बैलेंस भी कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इससे 2 से गुणा कर दो, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो सेल रिएक्शन आएगी, वो सेल रिएक्शन ये वाली ही बनेगी, देखो कैसे, ये Cr+ Cd2+ गिव्स Cr3+, और यहाँ पे 3Cd, ये 2 आ जाएगा यहाँ, यहाँ पे ये 2 और ये 3, ये बैलेंस हो गई, देखो रिएक्शन, ये यहाँ पे ये बैलेंस हो गई। तो ये नोट कर लेना, ये सेल रिएक्शन है, ये एनोडिक है, ये कैथोडिक है। दोनों में इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए जितने भी अंक की आवश्यकता है उससे आप गुणा कर देना, और गुणा करने के बाद इलेक्ट्रॉन को आप अलग कर देंगे और इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट करके फिर दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, नोट कर लिए, आगे चलें। अब दूसरे इसमें चलते हैं। तो यहाँ अथवा में देखें, ये नर्नस्ट समीकरण लिखने को बोल रहा है इसका। कॉपर का दिया है 0.34, ये पॉजिटिव वैल्यू है, मैग्नीशियम की -2.37 है। सेल का ईएमएफ भी ज्ञात करना है, धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये फॉर्मूला अपन ने लिखा नर्नेस्ट इक्वेशन का, ठीक है। ईएमएफ ई नॉट सेल -2.303 RT/NF लॉग मैग्नीशियम आयन अपॉन कॉपर आयन। तो एनोड के साइड से जो आयन होता है, वो एनोड के साइड से जो आयन होता है वो लिख देंगे ऊपर, और जो कैथोडिक है वो लिखेंगे नीचे, ठीक है बच्चों। अब इसका मान रख दो ऊपर से, तो इसको निकाला कैथोड माइनस एनोड से, तो ई नॉट सेल आया 2.71। इसको सॉल्व किया, इसको रखा, तो ये भी याद करके जाना है 0.059। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है, ये लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। लॉग 10⁻³ इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है ऊपर, और इसकी भी सांद्रता दी हुई है 0.0001, उसका मान रख देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यह आएगा log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, इसको लिखा माइनस ये लिखा, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ईएमएफ इसका आ गया 2.68 वोल्ट।
एनोड पर मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन बनाता है, +2 इलेक्ट्रॉन। ये कैपिटल होना था मैग्नीशियम यहाँ पे, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ये जो है ये Mg, मैग्नीशियम का ये Mg2+, ठीक है। और कैथोड पर Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये बनाता है Cu। तो ये हो गया। और इसकी सेल रिएक्शन निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दें, ये कैंसिल कर दें, फिर यहाँ पे लिख लें मैग्नीशियम प्लस Cu2+ गिव्स Mg2+ प्लस Cu। ये सेल रिएक्शन हो गई। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, इसलिए हमको अलग से और गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये सीधे सीधे न्यूमेरिकल सवाल के ऊपर क्वेश्चन है। चलो अब चलते हैं 25 में आते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। MnO4 1 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, 6H। तो ये यहाँ पे देखो MnO4 1 नेगेटिव, 5SO3 ये लिखा हुआ है और 6H। तो आपको क्या याद करके जाना है? आपको याद करके जाना है एक तो Mn और दूसरा SO4 और ये वाटर। तो वाटर तो अपन निकाल सकते हैं इसमें कि कितना बनेगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपको थोड़े से ध्यान रखना है। जो MnO4 है वो Mn2+ में, SO3 है वो SO4 में, ठीक है। और दूसरी अभिक्रिया जो ये दी गई है इसमें क्रोमेट आयन है, CrO4 2 नेगेटिव, जो कि पीले कलर का होता है। और इसमें जब अम्ल डालते हैं तो ये डाइक्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है, Cr2O7 2 नेगेटिव में ये चेंज हो जाता है, ठीक है ये। और ये कौन सा कलर बनाता है? ऑरेंज कलर। तो आपको ये लिखना है क्रोमेट आयन अम्ल की उपस्थिति में डाइक्रोमेट या ऑरेंज कलर में बदल जाता है। तो पीएच अपना अगर 7 से कम कर देंगे तो डाइक्रोमेट आयन बन जाएगा। ये वाला लिखा है। फिर निम्न का कारण लिखिए। जिंक को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं और धातुओं के परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। और फिर है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। चलिए इसको देख लेते हैं, कारण देखें। तो कारण में एग्जामिनर चाह रहा है कि आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम है कि नहीं। तो देखो मैंने शॉर्टकट में लिखा है यहाँ पे आर्गन 4s2 3d10। ये पूरी तरह से पूर्ण है ये उपकक्ष। तो आपको ये बताना है 3D और 4s कक्षक पूर्ण होने के कारण जिंक को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। मतलब वो ये चाहता है कि आपको ये मालूम है कि नहीं कि जब उपकक्ष या कक्षक पूर्ण होते हैं तो उसमें संक्रमण तत्व के गुण नहीं होते हैं। इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है पर संक्रमण तत्व नहीं होता है। नीचे आओ। अब इसमें जो भी संक्रमण तत्व होते हैं इसके अलावा उनके डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। और अपूर्ण होने से इनमें जो धात्विक बंध होता है वो प्रबल होता है। और धात्विक बंध अगर प्रबल होता है तो उनकी परमाणविक ऊर्जा उच्च होती है। प्रश्न में से ले लो और उसको वहां पे लिख दो थोड़ा सा डिटेल में। पर ये धात्विक बंध प्रबल होता है, ये आना चाहिए। किस वजह से? अपूर्ण डी कक्षक की वजह से धात्विक बंध प्रबल होता है। ये चीजें देखो दोनों में मिलना चाहिए। तो एग्जामिनर को पूरा सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने आंसर पूर्ण रूप से टू द पॉइंट दिया। इसके बाद फिर आप प्रश्न में से उतार लो। क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्रोमियम का तो आपको मालूम है 4s2 3d5 होता है। 4s1 3d5 क्रोमियम का।
ये अपन को मालूम है क्रोमियम का ऑर्गन ऑफ 4s1 3d5 होता है। अब इसमें कितना लिखा हुआ है, 3+ आयन। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3। तो एक ये निकलेगा और यहां से कितने निकलेंगे, 2। तो डी एस में तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0 लिख दिया। और यहां से 2 कम हुए तो 3d3, ये हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला है तो ऑर्गन को भी ओपन करके लिखो। फिर से एक बार लिखेंगे, Cr3+, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d3। अब देखो, अब कहीं से नंबर नहीं कटेंगे। अगर ये भी लिख के आते तो भी करेक्ट था, पर कोई कोई से एग्जामिनर ऐसा होता है कि जब आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में प्रश्न किया है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप 1s से पूरा लिखें, जबकि यहां से और यहां तक, ये देखो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो आपको ये दोनों लिखना है। ये अगर लिख के आ जाएंगे तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर ये लिखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कोई कोई एग्जामिनर काट लेते हैं। समझ में आ गया? आगे चलें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तो आ जाएगा। MnO4 1 नेगेटिव, 5NO2 1 नेगेटिव, 6H। ये इसका आंसर ये है कि MnO4 Mn2+ में जाता है और NO2 NO3 1 माइनस में जाता है। ठीक, तो ये याद करके जाना पड़ेगा आपको, Mn2+ और NO3। Cr2O7 2 नेगेटिव, 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस में चेंज होता है, Cr3+ में। और यहाँ पे 7 है तो 7H2 बना देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन से इसको बैलेंस कर लेंगे। क्लियर? निम्न का कारण Hg संक्रमण तत्व और कोबाल्ट 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नीचे चलते हैं अपन। Hg का क्वथनांक कम क्यों होता है मरकरी का? तो Hg के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 5d10 6s2 पूर्ण होते हैं, अतः इनके बीच धात्विक बंध दुर्बल होता है, इसीलिए इसका क्वथनांक कम होता है। तो ये अगर किसी को नहीं भी मालूम है तो आप क्या लिखना है, Hg में पूर्ण पूर्ण ऑर्बिटल होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, ये लिखना जरूरी है। अगर आपको ये याद ना रहे तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसके सभी कक्षक पूर्ण होते हैं। और फिर उसके आगे क्या लिखेंगे, धात्विक बंध इसीलिए दुर्बल होता है, इसलिए इसका क्वथनांक कम होता है। और लास्ट में एक लाइन और लिख दी है यहाँ पे, अतः यह कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। कमरे के तापक्रम पर, ये अपनी तरफ से और लिख दो, क्योंकि मालूम है कि पारा, थर्मामीटर में जो रहता है ना पारा, Hg, वो लिक्विड होता है, तो उसका ये धात्विक बंध दुर्बल होता है। क्यों? क्योंकि इसका विन्यास सभी कक्षक पूर्ण होते हैं। इसके बाद उत्तम उत्प्रेरक का कारण, तो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो जो इसमें संक्रमण का दिया है ना, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, संक्रमण तत्व उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे उसका कारण है परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जो पृष्ठ है अपना वो अपना प्रोवाइड करते हैं अभिकारक के लिए। इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको लिखना है, थोड़ा सा समझा के,
कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना अभिकारक उनके सरफेस पे अधिशोषित होगा और उनके बीच में अभिक्रिया बहुत अच्छे से होगी। तो जितने भी संक्रमण तत्व हैं ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी होती हैं। इसके बाद कोबाल्ट 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो कोबाल्ट का कितना होता है 27, आपको याद कर लिया है आपने पूरा। तो कोबाल्ट का अपन क्या लिखेंगे, ऑर्गन Ar4s2 3d7। ठीक है। अब अपन यहाँ पे 2+ बता रहा है ये, तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, पहले एस से पहले निकलते हैं। ठीक है। तो डी में कितने बचेंगे 7। तो यहाँ पे देखो अब अपन ने लिखा है 4s0, ये निकल गया दो इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया 3d7। अतः अब ये पूरा लिखो, ये देखो यहां से यहां तक ऑर्गन का हो गया ये, और 4s0 और ये 3d7। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, कोबाल्ट 2+ का। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो कोबाल्ट का लिखोगे इसमें एस से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, डी में से नहीं निकलेगा। तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नंबर पहले एस से निकालो। अगर कोबाल्ट 3+ पूछा जाता तो क्या करते, कोबाल्ट 3+ का अगर क्वेश्चन आ जाता तब क्या करते बच्चों, तो दो तो एस से निकालते और एक डी से। तो ये तो 0 हो जाता, तो इसका हो जाता ऑर्गन, और 4s में तो 0 और 3d अब 6 हो जाता। ये किसका बता रहा हूं मैं बच्चों, जो नहीं पूछा गया है। ठीक है। मेरा मतलब ये है कि आप लोग ये समझ लें कि कभी भी जब संक्रमण तत्वों का, आयनों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है तो पहले एस में से निकालेंगे आखिरी, और फिर उसके बाद डी में से। चलिए नेक्स्ट, आया समझ में। अब चलते हैं तो ये 26, प्रश्न क्रमांक 26 में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं लिखिए। 4 क्लोरोपेंटेन 2 ये 4 क्लोरोपेंटेन 2 तो पेंटेन 1 2 3 4 5 2 ओन बनाना है, तो ये दो पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। अब ये नंबर 1 हो गया, 1 2 3 4, 4 पे आपको Cl लगाना है, तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरोपेंटेन 2 ओन। दूसरा है ब्यूट 2 इन 1 अल, अल मतलब एल्डिहाइड, ब्यूट 2 इन 1 अल। तो ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4, अल मतलब CHO, इसको भी मालूम है आप लोगों को। और 2 इन बोल रहा है तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 2 इन 1 एल। ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद को ज्ञात कीजिए। ये उत्पाद ज्ञात करना है। तो ये CH3COH Br2 और ये रेड फॉस्फोरस है एक्चुअली, तो उसने P लिखा है। तो आपको Br कहाँ पे अटैच करना है, इसके पास वाले कार्बन के में एक Br आ जाएगा और एक HBr अलग हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो इथेनोइक एसिड। ये कौन सी अभिक्रिया है, इसको आप जानते हो किस नाम से, HVZ, हेल वोलार्ड जेलेंस्की, ये अभिक्रिया का नाम है HVZ। याद आया। चलो नेक्स्ट, एल्डिहाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया करेगा तो ये अल्कोहल बनता है,
इसमें कार्बन की संख्या जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ रखोगे और एल्डिहाइड को OH में चेंज कर देना है यहाँ पे। तो ये इथेनॉल ये बन गया, ये है इथेनल, ये सब लिखना है आपको नीचे नाम, एथेनल, ये बन गया इथेनॉल और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देना है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे देखो ये कीटोन है, जिंक और Hg और सांद्र HCl या H2SO4। तो वो रहने से सांद्र H2SO4 के रहने से या HCl यहाँ पे, तो ये प्रोपेन बना देता है, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं सरल हैं, बहुत आसानी से बन जाएंगी, पर उसके लिए आपको इनकी एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अथवा में आ जाओ। निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखना है आपको। कितने कार्बन है इसको काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हैप्ट। कहाँ गया इसका नाम, ये यहाँ पे देखो, ये इसका आंसर है हैप्ट। और इसमें देखो सेकंड में क्या है, 1 2 पे कीटोन है, तो हेप्टेनोन 2, इसी को इंग्लिश में लिख दिया है हेप्टेनोन 2, ये इसका नाम हो गया। दूसरा देखो, ये बेंजीन ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड और ये एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड बाहर है तो इसको नंबर 1 मिलेगा, तो ये हो गया 1 2 3, और ये बेंजीन है तो ये फेनिल या फिनाइल ग्रुप, तो ये हो गया 3 फेनिल 2 इन, और 3 कार्बन एटम है तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। ये देखो ये प्रोपेनल हो गया, ये इसके लिए है 3 फेनिल 2 इन प्रोपेनल। ठीक, इसी को इंग्लिश में लिख दिया 3 फेनाइल 2 इन प्रोपेनल। एल्डिहाइड ग्रुप को प्रेफरेंस मिल रहा है डबल बॉन्ड से। चलिए नेक्स्ट, परिवर्तन कैसे करेंगे। इथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेनल में, 3 हाइड्रो, तो पहले दोनों तरफ इनके फॉर्मूले लिख लें। तो यहाँ पे इथेनॉल लिखा है अपन ने CH3 CH2OH, और यहाँ पे लिखा है 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल, CHO लगा है इसलिए ब्यूटेनल। ओके, तो अब ये आपको याद होना चाहिए कि PCC या फिर CRO3, PCC या CRO3 से जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण होके एल्डिहाइड बनता है, इसमें कार्बन के नंबर समान होते हैं। और इसका फिर जब आगे तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो 2 अणु इसके आपस में काम करते हैं, और यह एक प्रोडक्ट बनाता है जो किसके अंदर आता है, एल्डोल संघनन। तो देखो एल्डोल संघनन को डायरेक्ट नहीं पूछ के उसने परिवर्तन वाले प्रश्न में उसको पूछ लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल संघनन की, इसको जरूर याद रखें, कैनिजारो को याद रखें, एल्डोल संघनन याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे एसीटोन है ये, जिसको अपन प्रोपेनोन भी बोलते हैं, और कॉमन जो लैंग्वेज है उसमें एसीटोन। तो इसको परिवर्तन करना है किसमें, 1 2 3 प्रोपीन में। अब आपको ये मैं बता दूं कि इसको परिवर्तन करने के लिए ये देखना है कि दोनों में कार्बन के नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो जब दोनों में कार्बन के नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं तो हमको कोई भी ऐसा अभिकारक नहीं लेना है जिसमें कार्बन हो, नहीं तो फिर वो, तो यहाँ पे देखिए एसीटोन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ मिलके ये अल्कोहल बनाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है छोटा सा, कि इसकी देखो 1 2 3, इसकी यहाँ पे एक H होना चाहिए। ठीक है,
तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, इसको करेक्शन कर लेना। CH3COHH तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल 2। अब प्रोपेनॉल 2 को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यदि गर्म किया जाए तो यहाँ पे ऐसा हीट भी बना लेना, ठीक है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो ये एल्कीन, ये OH और ये H इधर से एक H मिलके ये एल्कीन बना लेता है। तो ये कन्वर्शन क्या हो गया, प्रोपेनोन से प्रोपीन। लास्ट वाला देखेंगे, बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे ये हो गया बेंजोइक H2SO4 HNO3। तो पहले नाइट्रेशन हुआ, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रेशन। तो कभी भी आप देखेंगे जो बेंजोइक एसिड है वो मेटा पे आता है, और मेटा पे लगेगा NO2 ग्रुप, फिर इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है, किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हालांकि ये थोड़े से कठिन परिवर्तन थे, पर आपको अथवा में मिल रहे हैं, इसलिए आप जो भी आपको सरल होता है उसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न पत्र 2 जो है ये पूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, और हम जो भी सुविधा होगी यहाँ से सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की तरफ से जो भी हेल्प मिलना, आपको पूरी तरह से मदद करके और आपको पढ़ाई में हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद।